कई सारे पेशेंट का डाउट होता है कि डॉक्टर साहब, रेक्टल कैंसर की सर्जरी तो हो गई और उसके बाद मेरे टॉयलेट हैबिट्स, टॉयलेट रूटीन बिल्कुल बदल गया है, चेंज हो गया है और डिस्टर्ब्ड हो गया है। तो क्या इसका रीजन हो सकता है और क्या ये बैक टू नॉर्मल आएगा? चलिए आज डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले और डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करना। मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में मैंने थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज परफॉर्म करी है और मोस्ट कॉमनली हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो रेक्टल कैंसर के लिए, जिसे कहा जाता है LAR यानी कि लो एंटीरियर रिसेक्शन। लो एंटीरियर रिसेक्शन की वजह से रेक्टल कैंसर के कई सारे मरीजों का परमानेंट कोलोस्टोमी बच सकती है और नॉर्मल टॉयलेट का रास्ता प्रिजर्व किया जा सकता है। बट कई बार LAR सर्जरी के बाद में पेशेंट्स को अपने टॉयलेट रूटीन, टॉयलेट हैबिट्स में कई बार डिस्टर्बेंसेस फेस करने पड़ते हैं। इसे हम कहते हैं LAR सिंड्रोम या लार्स के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डाउन हो जाती है और बार बार टॉयलेट के डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि LAR सिंड्रोम होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके रीजन क्या है इसके पीछे, और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्या ये पूरी तरह से 100% ट्रीट किया जा सकता है, और इसके पीछे का जो प्रिवेंशन का मैकेनिज्म है इसको प्रिवेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि LAR ये एग्जैक्टली होता क्या है। जो LAR सर्जरी है वो रेक्टल कैंसर के लिए परफॉर्म की जाने वाली सर्जरी है। इस सर्जरी में हम रेक्टम में सिचुएटेड जो ट्यूमर होता है इसको रिमूव करते हैं और ऊपर वाले इंटेस्टिन को, लार्ज इंटेस्टिन को नीचे टॉयलेट के रास्ते में ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हम कोलोरेक्टल या कोलोएनल एनास्टोमोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो LAR सिंड्रोम होता क्यों है, इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं? तो नंबर 1, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में रेक्टम का रोल क्या है। रेक्टम ये एक रिजर्वॉयर यानी कि स्टूल स्टोर करने के लिए बनाया गया ऑर्गन है। इसका फंक्शन है कि स्टूल को स्टोर करना और करेक्ट टाइम पे बॉडी को रिफ्लेक्स देकर यह बताना कि अब प्रेशर बन गया है, अभी स्टूल जाने का टाइम है। तो ये रेक्टम का एक मेन रोल होता है बॉडी में। जब भी रेक्टम के लिए LAR सर्जरी हम करते हैं तो रेक्टम का कुछ हिस्सा या फिर पूरा रेक्टम हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कैंसर हो गया होता है। तो रेक्टम जब रिमूव होता है तो ये रिजर्वॉयर, जो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो स्टूल को स्टोर करने की टेक्निक है, वो डिसरप्ट हो जाती है। दूसरी बात, जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो रेक्टम में लगे हुए जो नर्व कनेक्शंस है उनको हमें कट करके सेपरेट करना पड़ता है, जिससे कि हम रेक्टम को रिमूव कर सके। तो जो कोलॉन ऊपर से हम लार्ज इंटेस्टाइन नीचे लाकर जोड़ने वाले हैं, उस कोलॉन में वो नर्व कनेक्शंस नहीं होते जो नॉर्मली, नेचुरली रेक्टम में होते हैं। इसी के साथ साथ रेक्टल कैंसर के लिए कई बार हमें TME सर्जरी यानी कि उस एरिया को पूरी तरह से क्लियर आउट करने वाली सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस एरिया के सेंसेशंस और डिसरप्ट हो सकते हैं। रेक्टल कैंसर के लिए कई बार रेडिएशन भी देना पड़ता है, कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिससे कि उस पार्ट में और स्वेलिंग होती है और बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ज्यादा मात्रा में डिस्टर्ब होता है। लास्टली, जब रेक्टल कैंसर एनस के बहुत नजदीक होता है तो हमें कोलोन का जो हिस्सा है, जो ऊपर से आता है, उसको डायरेक्टली एनस को जोड़ना पड़ता है, जिसे हम कोलोएनल एनास्टोमोसिस के नाम से जानते हैं। इससे नेचुरल रास्ता तो बना रहता है, बट क्योंकि पूरी तरह से रेक्टम रिमूव किया गया है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्स जो मैकेनिज्म होता है प्रेशर बनने का और स्टूल पास करने का, ये कई बार डिसरप्ट हो जाता है। तो LAR सिंड्रोम के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि LAR सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है अर्जेंसी, यानी कि पेशेंट को जब भी स्टूल का सेंसेशन होता है तब ऐसा लगता है कि इमीडिएटली स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टूल बाय इटसेल्फ या स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसे अर्जेंसी कहते हैं। साथ के साथ होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार स्टूल जाना, एक के बाद एक, कई बार मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं कि 2-3 बार स्टूल जाना पड़ता है।
इसे हम क्लस्टरिंग ऑफ बाउल मूवमेंट्स भी कहते हैं। क्लस्टरिंग ऑफ बाउल मूवमेंट्स का मतलब है कि 15-20 मिनट यानी या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर 8-10 बार स्टूल जाना पड़ता है, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि स्टूल पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, एम्प्टी नहीं हुआ है। इसे हम फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के नाम से भी जान सकते हैं। या फिर कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि दिन में तो सब सही रहता है, बट रात को बार-बार स्टूल जाना पड़ता है और नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि बार-बार उठकर स्टूल पास करने का सेंसेशन होता है। इसे नाइट टाइम अर्जेंसी कहते हैं। और कई बार अगर पेशेंट का जो एनल कंट्रोल है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो इसमें इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, यानी कि बिना किसी सेंसेशन के स्टूल का या गैस का पास हो जाना और साथ के साथ अंडरवेयर या जो डायपर है उसका सॉइलिंग हो जाना। इसे इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स में इनकॉन्टिनेंस भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो LAR सिंड्रोम को डायग्नोस करने में हम हेल्प करते हैं। और LAR सिंड्रोम को हम क्लिनिक में जब भी देखते हैं, किसी भी रेक्टल कैंसर के पेशेंट से हम बात करते हैं, तो इसे हम ग्रेड करते हैं माइनर LAR सिंड्रोम और मेजर LAR सिंड्रोम में। तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन होता है सर्जरी का, या फिर जितना डीपली हम जाके पेल्विस में रेक्टम को रिमूव करते हैं, तो ज्यादा LAR सिंड्रोम, मेजर LAR सिंड्रोम उन पेशेंट्स में होता है जिनका पूरा का पूरा रेक्टम हमें रिमूव करना पड़ता है, जॉइंट बहुत नीचे तक जाके लगाना पड़ता है। और उन पेशेंट्स में भी रिस्क ज्यादा होती है जिसमें कि प्री ऑपरेटिव हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन देना पड़ गया हो, जिससे कि वो एरिया अफेक्ट हो जाता है, वो ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है। कभी कभी पोस्ट LAR सर्जरी हमें टेम्पररी स्टोमा बनाना पड़ता है, और जब ये टेम्पररी स्टोमा का जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसमें जो इंटेस्टिन है इसकी स्टूल को हैंडल करने की कैपेसिटी और जो नॉर्मल उसका मैकेनिज्म है वो भी डिसरप्ट हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को बैक टू नॉर्मल आने में भी काफी सारा टाइम लग सकता है। तो इन पेशेंट्स में भी LAR सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पार्ट ऑफ इट, कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम रेक्टल कैंसर के पेशेंट को देखते हैं, तो बिफोर द सर्जरी हम जब इनसे बात करते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, तब ये बताना बहुत जरूरी है कि आफ्टर द सर्जरी क्या बाउल फंक्शनिंग एक्सपेक्टेड है, कितनी बार स्टूल जाना पड़ेगा, स्टूल का फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा। क्योंकि अगर एज अ पेशेंट आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मेरे बाउल हैबिट्स चेंज होंगे, कुछ समय के लिए चेंज होने वाले हैं, फिर धीरे धीरे ये बैक टू नॉर्मल आएंगे, तो यू आर रेडी टू मेंटली मोर इक्विप्ड टू डील विद दैट। और अगर बिल्कुल भी बिना किसी काउंसलिंग के अगर कोई पेशेंट LAR सिंड्रोम को फेस करने जाता है, तो इट कैन बी इमोशनली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक तो कैंसर है, ऊपर से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और साथ के साथ खाने पीने का और बाउल हैबिट्स का रूटीन पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अ प्री ऑपरेटिव करेक्ट काउंसलिंग, करेक्ट पेशेंट एजुकेशन, जो हम हर पेशेंट में OPD में पूरा प्रॉपर टाइमिंग देके उनको काउंसल करते हैं, जिससे कि वो आगे जाकर इस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड करेक्ट प्लानिंग ऑफ द सर्जरी। कई बार हम पेशेंट्स का प्लान जो है वो प्री ऑपरेटिवली इस प्रकार से प्लान करते हैं कि हम पहले रेडिएशन देंगे, उसके बाद में सर्जरी की जाएगी, और सर्जरी का स्वरूप इस प्रकार से होगा, इतना पार्ट रेक्टम का रिमूव किया जाएगा। तो ये प्लानिंग पूरी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए। पेशेंट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि किस पेशेंट में LAR करना है, किस पेशेंट में कोलो एनल एनास्टोमोसिस करना है, किस पेशेंट में परमानेंट स्टोमा करना है, ये अगर हम प्री ऑपरेटिवली ठीक से डिसाइड करेंगे, तो गलत पेशेंट का इंडिकेशन में जो LAR सिंड्रोम है हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर नीचे का किसी पेशेंट का कंट्रोल ज्यादा अच्छा नहीं है, ऑलरेडी एनस के पास में जो एरिया है वो वीक हो चुका है, स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में हम LAR यूजुअली नहीं ऑफर करते हैं। इन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ परमानेंट स्टोमा से बेटर इंप्रूव किया जा सकता है, तो इन पेशेंट में हम परमानेंट स्टोमा ऑफर करते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज दैट पेशेंट काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से हम करते हैं। और पेशेंट काउंसलिंग में हम उनको ये बताते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसको टैकल कैसे करना चाहिए, और इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो कब आएगा, क्या ये इम्प्रूव होगा, क्या ये वैसे के वैसे रहेगा। द गुड न्यूज इज दैट ऑन इट्स ओन over a period of 6 to 12 months LAR syndrome definitely improves। majority of the patients में LAR syndrome जो है वो 6 से 12 महीनों के बाद में पूरी तरह से improve होता है,
और जिन पेशेंट्स में पूरी तरह से नहीं इंप्रूव होता है, फिर भी उनमें 50 to 60% डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिनिमम आता ही आता है। और इसमें कुछ चीजें हैं जो हम रूटीनली एडॉप्ट करते हैं। द फर्स्ट इज द रोल ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो कई बार डाइट चेंज करने से LAR सिंड्रोम इंप्रूव किया जा सकता है। हर पेशेंट में कुछ अलग अलग डाइटरी चेंजेस होते हैं। इट्स नॉट अ सेम फॉर ऑल द पेशेंट्स, बट अगर एज अ ब्लैंकेट बताना है कि क्या डाइट खाना चाहिए, तो यू हैव टू अवॉइड ऑल द स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स। बहुत सारा फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। मैदा और प्रोसेस्ड फूड्स को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें सैलेड डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अपनी पानी के इंटेक को रेगुलेट करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। और एक साथ बहुत सारा खाना खाने से बेटर है कि बार बार थोड़े फ्रीक्वेंट मील्स को हमें करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स बताते हैं कि हर बार खाना खाने के बाद में उनको मोशन जाने का रिफ्लेक्स आता है, तो इसे हम इरिटेबल बाउल भी कहते हैं। और इरिटेबल बाउल के लिए हम कुछ माइल्ड लैक्सेटिव्स या फिर बल्क फॉर्मिंग यानी कि डाइटरी फाइबर के हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। और कई बार जिनको बार बार मोशन जाना पड़ता है, उनके लिए हम कुछ एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी देते हैं। तो कुछ मेडिसिन, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ डाइटरी चेंजेस, इन सब का पार्ट आता है LAR सिंड्रोम की ट्रीटमेंट करने में। साथ के साथ हम पेशेंट के पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइजेस भी बताते हैं कि जिससे हम बायोफीडबैक मैकेनिज्म या फिर पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग एंड पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, जो कि हमारी ट्रीटमेंट टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। और विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स LAR सिंड्रोम डेफिनेटली इंप्रूव्स अ लॉट। कुछ एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि ट्रांस एनल इरिगेशन, जो कई सारे पेशेंट्स में आउटकम्स को इंप्रूव करता है। सेक्रल नर्व स्टिम्युलेशन, जो कि उस एरिया के नर्व्स को स्टिम्युलेट करके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और अगर इन सब के बाद में जो 5 to 10% पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ भी करके इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही खराब होते जा रहा है, इन पेशेंट्स के लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर फीडबैक के बाद में परमानेंट स्टोमा की सलाह भी देते हैं। और वेरी रेयरली ये जो LAR है, इसको हम परमानेंट स्टोमा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। तो अगर आप LAR सिंड्रोम के साथ में डील कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट फील डिप्रेस्ड, प्लीज डोंट फील चैलेंज्ड। ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इसको हम डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रीट करके इंप्रूव कर सकते हैं और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बना सकते हैं। तो इफ यू नीड एनी एडवाइस रिलेटेड टू LAR सिंड्रोम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट टू मी। प्लीज रीच आउट टू मी ऑन द नंबर्स गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और फ्यूचर में रेक्टल कैंसर, LAR के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।